हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है फिर से। तो हमने जैव रसायन के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 जैव रसायन। जैव रसायन में हमने ये पढ़ा था कि जैव रसायन क्या होता है और जैव रसायन के अंदर हम किन किन का अध्ययन करेंगे। तो उस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जैव रसायन के बारे में, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जैव रसायन क्या होता है। देखिए, जैव रसायन जो है, आप जैव रसायन को एक सिंपल तरीके से और समझ सकते हो। जिस प्रकार से आपको कोई पूछे कि स्कूल क्या होता है, तो आप कहोगे देखिए स्कूल क्या होता है। स्कूल वह शाखा होती है, स्कूल क्या होती है, वह शाखा होती है। स्कूल वह शाखा होती है जिसमें हम कह सकते हैं किताबों का, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा का, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षा का अध्ययन कराया जाता है, यानी वह शाखा, या हम कह सकते हैं वह संस्था। क्या कह सकते हैं, वह संस्था। तो यहाँ पर शाखा के स्थान पर आप संस्था नाम ले सकते हैं। तो एक ऐसी संस्था जिसमें किताबों का या फिर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। उसी प्रकार से जैव रसायन जो होता है वो भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, शाखा है। जैव रसायन क्या है, एक प्रकार की शाखा है, और इसे आप संस्था भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो, संस्था। और एक ऐसी संस्था जिसमें आप किसका अध्ययन करोगे, जिसमें आप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करोगे। और जैविक क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा या संस्था के अंदर किया जाता है वो क्या कहलाती है, जैव रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है। इसके बाद में हमने कुछ जैव रसायनों के बारे में पढ़ा कि जैसे जो है सामान्य क्रिया, सजीवों के लिए सामान्य क्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है सजीवों को सामान्य क्रिया करने के लिए। तो वो ऊर्जा उनको कहाँ से आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिलती है, तो हमने पढ़ा था जैविक अणुओं से मिलती है वो ऊर्जा। और ये जैविक अणु क्या होते हैं, हमने उस दिन पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ये सभी जैविक अणुओं में आते हैं और इनसे ही सजीवों को ऊर्जा मिलती है और जिससे वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट, जैविक अणुओं के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन समूह के व्युत्पन्न होते हैं, है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनको यदि जल अपघटित किया जाए कि वे पदार्थ जिनका जल अपघटित होकर एल्डिहाइड व कीटोन समूहों को उत्पन्न करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कहलाते हैं। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, सूत्र के बारे में जाना, C6H2O और Y, ये कार्बोहाइड्रेट का हमने सूत्र पढ़ा था। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाने वाले के हमने इसके अनुपात के बारे में पढ़ा। 1:2:1:1:2:1 होता है। इसके अलावा और कुछ सामान्य जानकारियों का अध्ययन किया था, इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना था। तो अब देखिए आज का जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उस दिन भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को मुख्य तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब आज हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेना कि उस दिन आपकी हेडिंग लगाई हुई है, लेकिन एक बार फिर से लिख लेना कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 भागों में
3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोनोसेकेराइड, क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स। और नंबर सेकंड ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स। और नंबर 3 पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इन 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। मैंने उस दिन आपको बताया था यहां पर मोनो का क्या मतलब होता है, ओलिगो का क्या मतलब होता है और पॉली का क्या मतलब होता है। तो मैं एक बार फिर से सुन लेना कि मोनो का क्या मतलब। मोनो यहां पर इस प्रकार से देखिए, मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। और यहाँ पर सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा से। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शर्करा से। सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, कि वे यौगिक जिसमें एक ही शर्करा का अणु पाया जाता हो मोनोसेकेराइड कहलाता है। जिसमें 2 से 10 तक की शर्करा के अणु पाए जाते हो उसे हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। इसके अलावा 10 से यदि कोई अधिक शर्करा के अणु पाए जाते हैं किसी में तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड से कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो अब हम बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स। तो आप मोनोसेकेराइड्स की हेडिंग लगा लेना अच्छी सी, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये मोनोसेकेराइड होता क्या है, विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे मोनो, मोनो का मतलब एक, सेकेराइड्स, सेकेराइड्स का मतलब है शर्करा, सेकेराइड्स का मतलब है शर्करा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वे सरलतम क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं कि वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें जल अपघटन के, वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन करके और छोटी इकाइयों में हम बांटे नहीं सकते। किस प्रकार से नहीं बांट सकते? क्योंकि इसमें मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और एक ही इसमें इकाई होती है, तो इसको और अन्य भागों में हम नहीं बांट सकते। जैसे यदि आप ओलिगोसेकेराइड की यदि बात करोगे तो इसमें 2 से 10 तक की शर्कराओं के अणु पाए जाएंगे। तो मान लेते हैं किसी शर्करा में इसमें 2 अणु पाए जाते हैं, ठीक है, और 2 को आप बांट सकते हो एक एक में। किस में बांट सकते हो? एक एक में। आप एक एक मोनोसेकेराइड्स में बांट सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से जब मोनोसेकेराइड्स में एक ही होता है तो आप एक को और अधिक भागों में नहीं बांटे सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वे सरलतम शर्कराएं हैं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मोनोसेकेराइड्स, साथ साथ में आप लिख लेना मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स वे सरलतम शर्कराएं हैं। मोनोसेकेराइड्स वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें मोनोसेकेराइड्स वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा पुनः और अधिक भागों में वर्गीकृत नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स वे सरलतम शर्कराएं हैं जिन्हें
जल अपघटन द्वारा पुनः और अधिक भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इनको वर्गीकृत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें एक ही शर्करा का अणु पाया जाता है और एक ही शर्करा को अणु को और अधिक भागों में हम नहीं बांट सकते। ठीक है, अब मैं आपको यदि बताऊं, इन शर्कराओं में ये जो मोनोसेक्राइड्स की जो शर्कराएं होती है, इनके अंत में ओज लगा होता है। क्या लगा होता है? ओज लगा होता है। तो आप देखिए, आप नीचे एक लाइन और लिख लेना साथ में, इनके अंत में ओज लगा होता है। इनके अंत में ओज लगा होता है। ये कैसे लगा होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए आपको ये नोट करना है कि मोनोसेक्राइड्स के अंत में क्या लगा होता है? ओज लगा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा पुनः और अधिक भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। और जिनमें एक ही शर्करा का अणु पाया जाता हो, मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। इनके अंत में ओज लगा होता है। इतना आप उतार लीजिए फटाफट से, इसके बाद में और आगे देखेंगे मोनोसेक्राइड्स। चलिए अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, इसी के बारे में कर रहे हैं। इतना समझ में आया? अब इसी मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इन मोनोसेक्राइड्स को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, इन मोनोसेक्राइड्स को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज व हेप्टोज समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज व हेप्टोज समूह में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किनका किया गया है? मोनोसेक्राइड्स का। किसका किया गया है? मोनोसेक्राइड्स को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन भागों में बांटा गया है। अब आगे देखिए, इसी में लिखना है आपको। देखिए, और एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन समूहों के आधार पर, एल्डिहाइड व कीटोन समूहों के आधार पर इन्हें एल्डोज व कीटोज समूहों में, एल्डोज व कीटोज समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आदि में वर्गीकृत किया गया है। और इसी प्रकार से एल्डिहाइड व कीटोन समूह के आधार पर इनको एल्डोज व कीटोज समूह में वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर और किस प्रकार से एल्डिहाइड व कीटोन समूह के आधार पर इनको बांटा गया है, इसको हम एक सारणी से समझेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए
फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको हम एक सारणी से समझेंगे, ठीक है। वो सारणी भी आपको साथ साथ में उतारनी है, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। चलिए उतार लिए इसको। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो हम एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, और सारणी में हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे नाम, नाम, और 2 नंबर पर हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर हम लिखेंगे सूत्र। इसके बाद में हम लिखेंगे एल्डोज शर्करा, एल्डोज शर्करा। जिन मोनोसेकेराइड्स इकाइयों में एल्डोज शर्करा पाई जाती है उनके नाम। इसके अलावा कीटोज शर्करा, इसमें क्या लिखेंगे? कीटोज शर्करा। जिन मोनोसेकेराइड्स इकाइयों में कीटोज शर्करा पाई जाती है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। जिन मोनोसेकेराइड्स इकाइयों में एल्डोज शर्करा पाई जाती है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ट्राइओज। क्या लिखते हैं? ट्राइओज। ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा गया है। ट्राइओज, ट्राई का मतलब 3। आप सभी जानते हैं ट्राई का मतलब 3, कि जिन मोनोसेकेराइड्स इकाइयों में 3 कार्बन परमाणु होते हैं उन्हें ट्राइओज कहा जाता है। तो किस प्रकार से 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, देखिए सूत्र से समझेंगे इसको। C3H6O3, ये इसका सूत्र होता है ट्राइओज का, ठीक है। और देख सकते हो आप इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं। कितने कार्बन परमाणु हैं? 3 कार्बन परमाणु, इसलिए इसको ट्राइओज कहा गया है। और 3 कार्बन परमाणु वाले एल्डोज जो शर्करा होती है उसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसको एल्डोज शर्करा के अंतर्गत रखा गया है, ट्राइओज के अंदर रखा गया है। और कीटोज में जो है, कीटोज में क्या पाया जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो कीटोज शर्करा में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण समझिए, ट्राइओज यानी 3 कार्बन परमाणु, ठीक है। एल्डोज शर्करा में 3 कार्बन परमाणु कौन से आते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड। और कीटोज शर्करा में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आता है। ये एल्डोज शर्करा होती है इसकी, और ये कीटोज शर्करा होती है। ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डोज शर्करा का भाग होता है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है कीटोन शर्करा का भाग होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके अलावा हम देखते हैं टेट्रोज। टेट्रोज में क्या आता है? टेट्रोज में देखिए, टेट्रोज का मतलब आप जानते हो 4 कार्बन परमाणु। टेट्रोज का मतलब 4 कार्बन परमाणु, यानी C4H8 और O4। 4 कार्बन परमाणु किस में आएंगे? टेट्रोज में। टेट्रोज में जो एल्डोज शर्करा पाई जाती है उसका नाम है इरिथ्रोज। क्या नाम है? इरिथ्रोज, ठीक है। और इसके अलावा जो कीटोज शर्करा पाई जाती है उसका नाम है इरिथ्रियोज। इसका नाम है इरिथ्रियोज। तो ये जो है उसकी कीटोज शर्करा होगी 4 कार्बन परमाणु की, इसकी जो है एल्डोज शर्करा होगी इरिथ्रोज की। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इरिथ्रियोलोज, इसका क्या हो जाएगा? इरिथ्रिलोज होगा, सॉरी बच्चों, इरिथ्रिलोज होगा। इसका क्या होगा? इरिथ्रिलोज, ठीक है। ये हो गए 4 कार्बन परमाणु की कीटोज शर्करा, और ये हो गई 4 कार्बन परमाणु की एल्डोज शर्करा। तो किस प्रकार से हमने ट्राइओज और टेट्रोज को बांटा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे पेंटोज। क्या देखेंगे? पेंटोज। ये हो गया पेंटोज। और ये जो पेंटोज जो है वो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। पेंटोज जो होता है इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पेंटोज में आपको पता है कि कार्बन आता है 5, और H हो गया 10 और O हो गया 5। ये होगी पेंटोज की। तो देखिए पेंटोज का सूत्र बना गया। पेंटोज में जो एल्डोज शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है राइबोज
और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और आप सभी जानते हो ये किस में पाई जाती है, राइबोज शर्करा जो होती है RNA में पाई जाती है, और जो डीऑक्सीराइबोज यानी ये किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। इन दोनों से आप परिचित हो। जो पेंटोज की जो शर्करा होती है जिसमें एल्डोज शर्करा पाई जाती है पेंटोज में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। आपको पता है राइबोज किस में पाई जाती है, RNA में पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें कीटोज में पाई जाने वाली राइब्यूलोज, कीटोज शर्करा जो है वो होगी राइब्यूलोज, इसकी क्या होगी, राइब्यूलोज। तो इस प्रकार से ट्राइज, टेट्रोज, पेंटोज, पेंटोज जो है इसका महत्वपूर्ण भाग है। क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है एल्डोज शर्करा पाई जाती है। और आपको पता है कि राइबोज जो होती है RNA में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज जो होती है DNA में पाई जाती है। और इसकी जो कीटोज शर्करा होती है वो राइब्यूलोज होती है। क्या होती है, राइब्यूलोज होती है। और इसी प्रकार से हम हेक्सोज की पढ़ेंगे जिसमें आएगा ग्लूकोज और गलेक्टोज, और कीटोज में पढ़ेंगे हम फ्रक्टोज। हेक्सोज में देखेंगे 6 नंबर पर क्या आएगा, हेक्सोज। 6 नंबर पे देखिए हेक्सोज। और हेक्सोज में क्या आएगा, कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी और H12 और फिर O6। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज। क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे गलेक्टोज आएगा, गलेक्टोज ये इसकी एल्डोज शर्कराएं होती है। और जो है फ्रक्टोज इसकी कीटोज शर्करा होती है, फ्रक्टोज जो होती है उसकी कीटोज शर्करा होती है। तो इन सभी से आप जानते हो ग्लूकोज क्या होता है, गलेक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है। तो इस प्रकार से इनको देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स इकाइयों को किस आधार पर बांटा गया है, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। इसी प्रकार से सूत्र इनका इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक एक कार्बन आपको बढ़ाना है, एक एक ऑक्सीजन आपको बढ़ाना है, और हाइड्रोजनों की संख्या 2-2 आपको बढ़ानी है। फिर एल्डोज जो शर्करा पाई जाएगी 3 कार्बन वाले परमाणुओं में, ग्लिसरेल्डिहाइड और कीटोज शर्करा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसी प्रकार से 4 कार्बन परमाणु वालों में एल्डोज शर्करा इरिथ्रोज और कीटोज शर्करा इरिथ्रियोलोज होती है। पेंटोज शर्करा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एल्डोज में पाई जाती है, और राइब्यूलोज जो है कीटोज में पाई जाती है। इसी प्रकार से ग्लूकोज और गलेक्टोज एल्डोज शर्करा में पाई जाती है, और फ्रक्टोज जो होती है कीटोज शर्करा में पाई जाती है। तो इस आधार इस सारणी को आप फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो ये सारणी समझ में आई, किस प्रकार से मोनोसेकेराइड्स इकाइयों को बांटा गया है, किस प्रकार से इनको सूत्र के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो इनको फटाफट से लिख लीजिए। और आप देख सकते हो मैंने आपको जो बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो इनमें किस प्रकार से होता है, 1:2:1 होता है। तो आप इस सूत्र से आप निर्धारित कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कार्बन कितने हुए 3, हाइड्रोजन कितने हुए 6 और ऑक्सीजन कितने हुए 3। तो इसका मतलब 1:2:1। इसमें देख सकते हो 4, 8, 4, तो 1:2:1। इसी प्रकार से 5, 10, 5, 1:2:1। और ये आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि C6H12O6 ग्लूकोज का होता है। सूत्र लेके मैंने एग्जाम्पल लेके इसको बताया भी था कि अनुपात इसका कितना होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, फटाफट से इस सारणी को उतार लीजिए और इन सभी को आपको याद करना है। जल्दी कीजिए, उतारिए फटाफट। तो मोनोसेकेराइड्स यहाँ पर समाप्त होता है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, ये वह सरलतम शर्कराएं होती है जिनको जल अपघटन के द्वारा और अधिक सरल भागों में हम नहीं बांट सकते, क्योंकि इनमें एक ही शर्करा का अणु पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। तो ओलिगोसेकेराइड्स की यदि बात करें, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब 2 से 10, कुछ का मतलब क्या होता है
2 से 10 तक के शर्करा के अणु इसमें पाए जा सकते हैं। और यदि इनको ओलिगोसैकेराइड्स को यदि सरल भागों में बांटेंगे, इनको जल अपघटन के द्वारा सरल भागों में बांटे सकते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स इकाइयों में इनको बांट सकते हैं और ये सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न कर सकते हैं। यानी 2 है तो 2 से एक एक करके इनको सरल अणुओं में हम तोड़ सकते हैं, ये सरल अणुओं का उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ओलिगोसैकेराइड्स से होते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये सारणी आप उतार लीजिए फटाफट से। लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लगाएंगे 2 नंबर हेडिंग और 2 नंबर में हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की। किसकी बात करेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स की। ये ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मैंने आपको, ओलिगो का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है कुछ, और कुछ में क्या आता है, यहाँ पर 2 से 10 शर्कराओं के अणु पाए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आप सैकेराइड्स का मतलब जानते ही हो, यानी कि शर्करा। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शर्करा। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शर्करा। ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें 2 से 10 तक शर्करा के अणु पाए जाते हो ओलिगोसैकेराइड से कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? देखिए कि ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड से मोनोसैकेराइड से 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड से 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स के अणु होते हैं। अणु होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इनका, या हम कह सकते हैं अर्थात ये इनका जल अपघटन करने पर ये सरलतम अणु में जल अपघटन करने पर, इनका जल अपघटन करने पर ये सरलतम अणु में टूट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, अर्थात इनका जल अपघटन करने पर ये सरलतम अणु में टूट सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 4 मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ हैं, तो 4 को हम 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, यानी इसको हम बांटे सकते हैं। इनको और छोटी इकाइयों में, फिर इसको 2 2 1 1 करके फिर इसको बांट सकते हैं, एक इसको और एक इसको। अर्थात ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है ये सरल अणु में टूट सकता है, जबकि मोनोसैकेराइड्स इकाई जो है सरल अणु में नहीं टूट सकती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो ये जो है सरलतम अणु में टूटे सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि ओलिगोसैकेराइड से क्या होता है, ये यदि इनका जल अपघटन किया जाए तो क्या ये सरल भागों में टूट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल टूट सकता है। तो इतना आप फटाफट से उतारे लीजिए।
और यदि हम बात करेंगे कि इनकी संरचना में उपस्थित, पहले ये लिख लीजिए फटाफट, इसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। फटाफट ले लीजिए। अब हम लिखेंगे नई लाइन से, इनकी संरचना में उपस्थित मोनोसेकेराइड्स, इनकी संरचना में उपस्थित मोनोसेकेराइड्स से इकाइयों, मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के आधार पर, मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, इनकी संरचना में जो उपस्थित मोनोसेकेराइड्स इकाइयां होती है, उन इकाइयों के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को या ओलिगोसेकेराइड्स को किस में निम्न भागों में बांटा गया है। और ये निम्न भाग कौन कौन सी हैं? नंबर 1 यहां पर लिख लेना, डाइसेकेराइड्स। और इसके अलावा देखिए ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, है ना, ये सभी इसके आधार पर है। डाइसेकेराइड्स से ट्राइसेकेराइड्स और इसके अलावा ये 3 नंबर में यहां लिख देता हूं, टेट्रासेकेराइड्स, ये किस आधार पर बांटा गया है? मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड। इसी प्रकार से क्या हो सकता है? पेंटासेकेराइड्स भी हो सकता है, हेक्सासेकेराइड्स भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो डाइसेकेराइड्स का मतलब जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती हो वो डाइसेकेराइड्स होता है। ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती हो, ट्राइसेकेराइड्स। टेट्रा का मतलब 4, जिसमें 4 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती हो, वो क्या कहलाता है? टेट्रासेकेराइड्स कहलाता है। अब देखिए, इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है डाइसेकेराइड्स। क्या है? डाइसेकेराइड्स। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इतना फटाफट से आप उतार लीजिए। तो लिख लिया। अब चलिए आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ओलिगोसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स इकाइयों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जिन ओलिगोसेकेराइड्स इकाइयों में क्या 2 मोनोसेकेराइड्स इकाइयां पाई जाती हो वो कहलाता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड्स का भाग है। तो जिन ओलिगोसेकेराइड्स में 3 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है वो क्या कहलाता है? ट्राइसेकेराइड्स। जिन ओलिगोसेकेराइड्स में 4 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है वो क्या कहलाता है? टेट्रासेकेराइड्स। ठीक है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये जो डाइसेकेराइड्स होता है, इसी के साथ आपको लिखना है डाइसेकेराइड्स।
ये जो डाइसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स में क्या क्या आता है इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि ग्लूकोज जो है, सुक्रोज जो है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ये जो सुक्रोज या फिर हम कह सकते हैं लैक्टोज, ये सभी किस में आते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये देखिए सुक्रोज एक नंबर पर हम लिखेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो ये जो है वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स का मतलब इनमें मोनोसैकेराइड्स की दो एकलक इकाइयां पाई जाती है, यानी दो मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां मिलकर एक सुक्रोज का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें किस में रखा गया है? डाइसैकेराइड्स के अंदर रखा गया है। इनका मतलब ये जो सुक्रोज है इसमें दो मोनोसैकेराइड्स है, एक मोनोसैकेराइड्स और एक मोनोसैकेराइड्स। ये दोनों मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर एक सुक्रोज का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया है? डाइसैकेराइड्स के अंदर रखा गया है। तो चलिए फटाफट से आगे लिखें। इसी प्रकार से आता है ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स में आता है रेफिनोज। क्या आता है? रेफिनोज। ठीक है, इसका मतलब इसमें तीन मोनोसैकेराइड्स इकाइयां पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? तीन मोनोसैकेराइड्स इकाइयां, एक, दो और तीन मोनोसैकेराइड्स इकाइयां पाई जाएगी, इसीलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? ट्राइसैकेराइड्स के अंदर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड्स, जिसमें आता है स्टीफियोज। टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स जिसमें आता है स्टीफियोज। तो टेट्रासैकेराइड्स का मतलब जिन ओलिगोसैकेराइड्स में चार मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है वो क्या कहलाता है? टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें चार मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है। तो इतना समझ में आया ओलिगोसैकेराइड्स को किस प्रकार से बांटा गया है? डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स इकाइयों में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आपने सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और इनमें से हम यहाँ पर नोट लगाकर या किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इनमें से डाइसैकेराइड्स से सबसे महत्वपूर्ण है। जो डाइसैकेराइड्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड्स क्या होता है और ये जो सुक्रोज है वो किन दो एकलक इकाइयों से मिलकर बना है, अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ये जो डाइसैकेराइड्स है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, और ये जो है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इसका मतलब है ये दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर बना है। और वो दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयां कौन कौन सी है इनके हम नामे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? सुक्रोज के बारे में। ये सुक्रोज क्या है? तो देखिए सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये दोनों एकलक इकाइयां, अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोज किस में आता है? एल्डोज शर्करा के अंतर्गत आता है, और फ्रक्टोज किसके अंतर्गत आता है? कीटोज शर्करा के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों एकलक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? सुक्रोज का निर्माण करती है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सुक्रोज का। ठीक है, इसी प्रकार से लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ये जो लैक्टोज दिया हुआ होता है, लैक्टोज, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। किससे? ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। ये दोनों ही एल्डोज शर्करा है, आपको पता है, सारणी बनाई थी अभी हमने। और इसके अलावा माल्टोज जो है,
और ये जो माल्टोज है वो दो ग्लूकोज की एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये जो माल्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो किस प्रकार से देखिए सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को डाइसैकेराइड के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनमें दो मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है। वो दोनों मोनोसैकेराइड्स इकाइयां कौन कौन सी है? सुक्रोज में पाई जाने वाली मोनोसैकेराइड्स इकाइयां ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज में पाई जाने वाली ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और माल्टोज में पाई जाने वाली ग्लूकोज और ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? मोनोसैकेराइड माल्टोज का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ग्लूकोज जो है और ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ग्लूकोज के एक मोनोसैकेराइड इकाई और ये मोनोसैकेराइड इकाई, ये दोनों आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? माल्टोज का कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जुड़ रहे हैं, ये ऐसे थोड़े जुड़ रहे हैं। इनको जोड़ने के लिए इनमें एक बॉन्ड पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होता है? या हम कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बंध। ये दोनों एकलक इकाइयां आपस में इस बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और ये बंध किस प्रकार से होता है? इतनी बात समझ में आएगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स, फिर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स है, इसकी बात हम कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स की। और डाइसैकेराइड्स में क्या क्या पाए जाते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और किन दो एकलक इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं? इन सभी से ये मिलकर बने हुए हैं। और ये दोनों आपस में जुड़कर किसी एक का निर्माण कर रहे हैं। और ये आपस में किस प्रकार से जुड़ रहे हैं? इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ रहे हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए, बाद में बताऊंगा, नहीं तो फिर बोर्ड भर जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या हम कह सकते हैं बंध, ये जो होता है वो एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के एक अणु को दूसरे कार्बोहाइड्रेट के अणु से जोड़ता है या किसी अन्य अणु से जोड़ता है। इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के, ये मान लेते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और एक कार्बोहाइड्रेट के अणु को दूसरे कार्बोहाइड्रेट के अणु से ये क्या करता है? जोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट के अणु से ये जोड़ता है। यानी इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करेगा। किस प्रकार से करेगा? आपने ग्लूकोज की संरचना देखी होगी। देखिए मैं आपके सामने ग्लूकोज की संरचना बना रहा हूं इस प्रकार से। आपने ये संरचना देखी होगी, नहीं देखी होगी तो भी कोई बात नहीं। जो संरचना है एक बार समझना है, केवल शायद आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझने के लिए आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। ये जो होती है ये ग्लूकोज की संरचना होती है। इस प्रकार की ग्लूकोज की संरचनाओं कहते हैं हावर्थ संरचना। क्या कहते हैं? हावर्थ संरचना। साफ लिख देता हूं, हावर्थ संरचना, ठीक है। ये हो गई हावर्थ संरचना। और किस प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण होता है? ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। किसका सूत्र है? तो एक ग्लूकोज हो गया। इसी प्रकार से हमने एक ग्लूकोज का सूत्र और बना लेते हैं। इसी प्रकार से एक एकलक इकाई हो गई। अब दूसरी एकलक इकाई का सूत्र लगा लेते हैं। देखिए ध्यान से, HOH HOH OH H और इसी प्रकार से HOH और CH2OH, ये भी ग्लूकोज का हो गया। और ये संरचना कहलाती है हावर्थ संरचना। क्या कहलाती है? हावर्थ संरचना। अब यहां पर देखिए, ये जो OH है, ये जो OH है वो क्या करेंगे? यहां से जो है जल के अणु को, जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो ये क्या करते हैं? जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं। और यहां पर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड किस प्रकार से बनाएगा? देखिए
इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए ये दोनों संरचनाएं मैं एक बार रफली फटाफट से बना रहा हूँ क्योंकि आज का जो है वो समय हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है और बचा हुआ ये जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। ये हो गई संरचना। तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है यहां से ये ग्लूकोज की एक संरचना हो गई, फिर ये दोनों एक संरचना हो गई, ये दोनों मिलकर किसी एकलक इकाई का निर्माण कर रहे हैं जो कहलाती है डाइसैकेराइड्स। और वो डाइसैकेराइड्स क्या बनती है, माल्टोज बनती है। क्या बनती है, अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज का दो ग्लूकोज के अणु मिलकर एक माल्टोज का निर्माण करते हैं और जिनमें दो मोनोसैकेराइड्स की इकाइयां पाई जाती है वो डाइसैकेराइड्स कहलाता है। और किस प्रकार से यहाँ से जल के अणु को बाहर निकालते हैं और ये दोनों जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, समझ में आई बात। तो ये दोनों आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये प्रश्न जो है आपको शायद बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ना पूछा जाए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, लेकिन पूछ भी सकते हैं। लेकिन ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है और किस प्रकार से इन ग्लूकोज के अणुओं में माल्टोज और किस प्रकार से इसमें पाया जाता है, ये जो है आपके जेट एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और आज के लिए धन्यवाद।